प्यारे साथियों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की, उसकी शक्तियाँ, उसका संगठन पर हम बात करेंगे और क्या क्या उसके कार्य हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आप सभी जानते हैं कि चीन एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी तथा बहुराष्ट्रीय देश है। इन सभी बहुल प्रकृतियों के बावजूद चीन में एकात्मक शासन पद्धति हमको देखने को मिलती है। यहाँ एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार समस्त देश पर शासन करती है। दूसरे अर्थों में कहें तो यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण देखने को हमें मिलता है। संविधान के 3 अध्याय में 7वें खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 57 से लेकर अनुच्छेद 135 तक चीन में जो संवैधानिक ढांचा है उसका उल्लेख किया गया है। इस संविधान ढांचे के अंतर्गत चीन जैसे विशाल देश की केंद्र सरकार में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है। इसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है। परंतु राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो है, इसका जो सम्मेलन होता है, इसका जो सत्र बैठता है, वो वर्ष में केवल और केवल एक बार ही बैठता है और अधिकतर समय इसकी अनुपस्थिति में जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति होती है वह इसके कार्यों का संचालन करती है। चीन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति कहा गया है और राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक राज्य परिषद होती है और जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। न्यायपालिका के शीर्ष पर एक सर्वोच्च जनवादी न्यायालय होता है। समाजवादी विधि व्यवस्था की रक्षा के लिए एक जनवादी सर्वोच्च न्यायविद मंडल भी हमको चीन में देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के संगठन की। जनवादी चीन गणराज्य में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एकमात्र विधायी निकाय है। नए संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग है। यह स्वयं तथा अपनी समिति के माध्यम से समस्त विधायी शक्तियों का उपभोग करती है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को प्रमुख रूप से विधायी निकाय के रूप में घोषित किया गया है, किंतु वास्तव में यह विधायिका से कुछ और अधिक है। इसका कार्यक्षेत्र बहुमुखी है तथा यह राजनीतिक व्यवस्था के सभी पहलुओं में हस्तक्षेप करती है। इस संस्था के इस बहुमुखी कार्यकलापों को देखकर ही राजनीतिक विचारकों ने ठीक ही कहा है कि चीन में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कहीं भी अपनाया नहीं गया है। हम भारत, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की विधायिकाओं के विषय में पढ़ चुके हैं, जहां द्विसदनीय विधानमंडल पाए जाते हैं, किंतु इन सब के विपरीत चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक सदनीय विधानपालिका है। चीनी संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव प्रदेशों, स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के अधीन नगरपालिकाओं, सशस्त्र सेनाओं द्वारा किया जाता है। सभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को इस सदन में अनुकूल प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, क्योंकि संविधान में कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। देश भर में इसके सदस्यों का चुनाव स्थायी समिति द्वारा संपन्न कराया जाता है। जनवादी चीन गणराज्य के संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है मत देने तथा निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार प्राप्त है। मतदान तथा चुनाव लड़ने के बारे में संविधान द्वारा राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, व्यवसाय, धार्मिक विश्वास, शिक्षा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। हमको राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के चुनाव के संबंध में इस बात का भी ध्यान देना होगा कि जनता ग्राम तथा शहरी जिला कांग्रेस के सदस्यों को गुप्त मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और ये ग्राम तथा शहरी जिला कांग्रेस प्रदेशों, स्वायत्त क्षेत्रों तथा नगर निगमों की कांग्रेस के डिप्टियों को चुनती है। विधानमंडल के जो सदस्य चुने जाते हैं, चीन के संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार
वे अपने निर्वाचकों के नियंत्रण में होते हैं और जिस कारण कानून के अनुसार उनको वापस बुलाए जाने की व्यवस्था भी चीनी संविधान में देखने को मिलती है। चीनी संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार पिछली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यकाल के पूरा होने से 2 महीने पूर्व ही स्थायी समिति द्वारा नई राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के चुनाव करवाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का कार्यकाल 5 वर्ष चीनी संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि कभी कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए और समय पर चुनाव कराना संभव न हो तो स्थायी समिति के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा चुनाव में विलंब का प्रस्ताव पारित किया जाता है और जिसके माध्यम से सदन के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। असाधारण परिस्थितियों के समाप्त होते ही 1 वर्ष के भीतर नई राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का चुनाव करवा लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार स्थायी समिति द्वारा बुलाए जाने पर होता है। स्थायी समिति विधानमंडल का विशेष सम्मेलन जब चाहे बुला सकती है या फिर सदन के सदस्यों के 5वें भाग द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर इसका अधिवेशन या विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है जिसके तहत जनवादी कांग्रेस के सदस्यों को संविधान व विधि का पालन करने, राज्य के गोपनीय भेदों को बनाए रखने और अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में अनुकरणीय भूमिका का निर्वाह करना होता है। यहाँ के सदस्यों को जनता का सेवक माना जाता है, इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे निरंतर जन सामान्य के संपर्क में रहेंगे, उनकी इच्छाओं व आकांक्षाओं को समझकर यथासंभव उन्हें पूर्ण करने का प्रयास भी करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई निर्वाचन इकाई अपने माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं होती है तो उस स्थिति में वह उन प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है। चीनी संविधान के अनुच्छेद 74 में हम देखते हैं कि वहाँ के जो कांग्रेस है उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ प्राप्त है, जिसमें पहला सदस्य राज्य की काउंसिल, मंत्रिपरिषद तथा आयोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और ना ही उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाया जा सकता है। तीसरा है, सदस्यों के विरुद्ध उनके द्वारा सदन में दिए गए भाषण अथवा मत के आधार पर किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और यदि कांग्रेस की बैठक न हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अब हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के शक्तियां एवं कार्यों की, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की कार्य एवं शक्तियां हैं उसे मैंने 7 भागों में बांटा है। सबसे पहले है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को नियुक्तियों एवं निर्वाचन के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है। यह चीनी जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। यह राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर उप प्रधानमंत्रियों, राज्य पार्षदों, मंत्रालयों तथा आयोग के मंत्रियों, महालेखा परीक्षक तथा राज्य परिषद के महासचिव आदि का निर्वाचन करती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सेना आयोग के अध्यक्ष तथा उसकी सलाह से अन्य सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दिया गया है। यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय के अध्यक्ष तथा सर्वोच्च जनवादी न्यायवादी को भी निर्वाचित करती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अपनी स्थायी समिति का भी निर्वाचन करती है, जो कि विधायिका का एक छोटा रूप है तथा जो विधानमंडल के विश्राम काल में उसके समस्त कार्यों को संपादित करता है। तो यह थी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की निर्वाचन संबंधी शक्तियां। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को व्यवस्थापक संबंधी शक्तियां भी सौंपी गई है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सत्ता की सर्वोच्च समिति है। इसके पास असीमित अधिकार हैं। राज्य के समस्त कानूनों का निर्माण कांग्रेस ही करती है। कांग्रेस को कानून के संबंध में अंतिम तथा सर्वव्यापी शक्तियां प्राप्त है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कांग्रेस को प्रेसिडियम तथा स्थायी समिति का चुनाव करने का भी अधिकार है, जो कि इसकी अनुपस्थिति में इसके कार्यों की देखरेख
करती है। जनवादी कांग्रेस को अनुच्छेद 64 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति का अधिकार भी दिया गया है। संविधान में संशोधन स्थायी समिति द्वारा अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्यों के 5वें भाग द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। यदि सदन के कुल सदस्यों का 2/3 भाग संवैधानिक संशोधन का समर्थन कर दे तो संशोधन माना जाता है। हमें यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कानून तथा अन्य विधायी प्रस्ताव समस्त सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के निरीक्षण तथा कार्यान्वयन का भार भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के ऊपर डाला गया है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। जनवादी कांग्रेस को चीन के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति व उसे पदच्युत करने का अधिकार है। यह राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान, जीवन दान भी दे सकती है। तो इस प्रकार न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को दी गई है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को वित्तीय क्षेत्रों में भी काफ़ी शक्तियां प्राप्त है, जिसके अंतर्गत इसे राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास पर निर्णय देने, इसके विकास के व्यवहारीकरण पर रिपोर्ट देने तथा राज्य के आय व्यय एवं आर्थिक प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान करने तथा उसकी जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सर्वमुखी शक्तियों के विस्तार के लिए एक अन्य प्रावधान संविधान में किया गया है कि वह उन समस्त शक्तियों तथा कार्यों का भी प्रयोग करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे, अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस स्वयं अपनी शक्तियों की सीमा का निर्धारण कर सकती है। विदेश नीति निर्माण के संदर्भ में भी चीनी जनवादी कांग्रेस को शक्तियां प्रदान की गई है। युद्ध व शांति से संबंधित मुद्दों पर अंतिम निर्णय जनवादी कांग्रेस द्वारा ही लिए जाते हैं और इस कार्य में उसके जो साम्यवादी दल के अन्य सदस्य हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां एवं अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अध्यक्ष का परामर्श लेकर प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का चुनाव कर सकती है। ये इसकी मैंने आपको निर्वाचन संबंधी शक्तियों के भीतर भी बताया था। यह उन्हें पदच्युत कर सकती है। चीनी मंत्रिमंडल द्वारा इसका पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य परिषद जनवादी कांग्रेस के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधिकार, शक्तियाँ, विशेष संगठन समस्त को देखने के पश्चात कुछ आलोचनाएं अब इसकी हम कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज विश्व में जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनको ही कहीं ना कहीं अधिकारों का संरक्षक, स्वतंत्रताओं का संरक्षक राष्ट्र माना जाता है। क्योंकि चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमको कम देखने को मिलती है। भले वो अपने आप को जनतांत्रिक राष्ट्र कहने का पूर्ण प्रयास करता है, किंतु हम जानते हैं कि वहाँ जनतंत्र के लक्षण हमको देखने को नहीं मिलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ 99 से 100% मतदान होता है, किंतु आप सभी जानते हैं कि मतदान में केवल एक ही कैंडिडेट शामिल होता है, उसे ही मतदाताओं को मत देना पड़ता है। तो इस प्रकार की जनतांत्रिक व्यवस्था चीन ने अपने यहाँ अपना रखी है। तो इस कारण इसकी आलोचना होना स्वाभाविक है। विद्वानों का मत है कि साम्यवाद चाहे जितनी भी घोषणा करे कि उसने अन्य प्रजातांत्रिक राष्ट्रों के समान जनता को पूर्ण अधिकार प्रदान किए हैं, परंतु वास्तविकता कहीं ना कहीं इसके विपरीत ही रहती है। चीनी राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत जन कांग्रेस है, परंतु उसके समस्त अधिकारों का उपयोग उसकी स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है, जिसका कारण यह है कि जन समिति में सदस्यों की संख्या अधिक है और इसकी बैठकें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सीमित है। साम्यवाद की तानाशाही के विपरीत एक भी शब्द कहने का अधिकार ना तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को प्राप्त है, ना ही उसकी स्थायी समिति को। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप में जन कांग्रेस शासन की सर्वोच्च सत्ता है, परंतु व्यवहार में महत्वहीन संस्था बनकर रह जाती है। निष्कर्ष रूप में हम देखते हैं कि जहां साम्यवादी राष्ट्र और साम्यवादी राष्ट्र के समर्थक राष्ट्र चीन की जनवादी कांग्रेस को एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखते हैं, वहीं कहीं ना कहीं साम्यवाद के आलोचक जो राष्ट्र हैं, वहाँ से जो विद्वान हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी आलोचना
करते हुए दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार होता है और इसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्थायी समिति करती है और स्थायी समिति भी सिर्फ और सिर्फ साम्यवादी जो दल है उसके विचारों के आधार पर ही अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो इसलिए यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस एक अत्यंत महत्वहीन और कमज़ोर संस्था है, जबकि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या साम्यवादी दल के जो समर्थक राष्ट्र हैं वो इसे एक शक्तिशाली संस्था के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि न केवल ये व्यवस्थापिका शक्तियों का प्रयोग करती है बल्कि ये कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग भी करती है। साथियों, किसी भी वीडियो को बनाने में मेहनत अवश्य लगती है और किसी भी वीडियो में कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां अवश्य होती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।